हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज के सेशन में हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा हुआ था 11 फरवरी 2019, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। और आप देखोगे कि कैसे हम मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। ये हमारा सेकंड वीडियो है, दूसरा सेट। तो आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है, तो x का मान बताना है आपको। देखो, एवरेज स्पीड दिया आपको 12 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, यानी जितनी भी दूरी है वो कुल दूरी, और बटे टोटल टाइम, यानी कुल समय। तो देखो, डिस्टेंस तो हमको गिवन नहीं है और ना ही हमको टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस आप क्वेश्चन में देखोगे क्या कह रहा है कि मोहित अपने दफ्तर से घर जाता है और घर से दफ्तर। तो डिस्टेंस हमारी सेम है। मैं मान लेता हूँ कि उसके ये है होगा उसका घर, होम, और ये हो गया उसका ऑफिस। तो यहाँ से लेके इसके घर से लेके ऑफिस तक की डिस्टेंस है इसकी डी। मैंने डिस्टेंस डी मान ली क्योंकि डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है। तो देखो, टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी? एक बार घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है, तो डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस हो गई है। अब बटे टाइम का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब दूरी हमारी कितनी है? अब देखो, कुल दूरी, तो देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? डी। और पहले स्पीड इसको कितनी लग रही है? 10 जाने में, प्लस फिर दूरी हमारी सेम है डी, और आने में उसे कितनी स्पीड है? एक्स। तो ऐसे लिख दिया हमने, ये आ गया हमारा कुल समय। ये हमें कुल समय लगेगा हमें उस दूरी को आने में और जाने में। तो देखो, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, एवरेज स्पीड हमको गिवन है कितनी? 12, बराबर डी और डी ऊपर हो जाएगा ये 2d। अब बटे नीचे एलसीएम ले लेंगे 10x, तो ऊपर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा dx, प्लस ये आ जाएगा हमारा 10d। हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। तो देखो, अब ऊपर भी d है, नीचे भी हमारा d है, तो d हम कॉमन ले लेते हैं पहले। देखो, d हमने कॉमन ले लिया नीचे से, 2d बटे d हमारा दोनों में है ना, यहाँ पर भी d हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा मेरा? x प्लस 10, और नीचे बटे 10x है, वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आके यहाँ पर वो हो जाएगा गुणा 10x, और बराबर 12 है ही। तो देखो, इसको सॉल्व करोगे आप, ये देखो d से d कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा? 20x, और नीचे बचेगा x प्लस 10, अब बराबर 12 है ही। तो देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस x प्लस 10 को हम इधर ले जाएंगे 12 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ कर। तो देखो, ये हो जाएगा 12x प्लस 10 बराबर 20x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 12x प्लस 120 बराबर 20x। इसको इधर उधर ले जाओगे तो हमारी 8x की वैल्यू आ जाएगी 120। मैं इससे आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 8x की वैल्यू आ गई 120, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा 120 बटे 8। ये 8 से चले जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 जा 40। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 15। मुझसे क्या पूछ रहा है वो? x का मान ही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा इस x का। तो देखो, x का मान आ गया 15, ये आया लेकिन हमारा मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन में देखो आप सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो इस 15 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 15 गुणा 18 बटे 5। तो देखो, ये चले जाएगा 5 से 3 बार, और 18 तिया 54, 54 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको इस सवाल को डील करना था। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रेशियो P अनुपात Q दिया, P अनुपात Q अनुपात R, ये दिया है आपको 5:3:6।
आपसे कह रहा है P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P का अनुपात क्या होगा। तो देखो हर चीज़ की वैल्यू आपको गिवन है, डायरेक्ट पुट करनी है। तो P बटे Q लिख देता हूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 5/3 अनुपात Q बटे R हो जाएगा 3/6। तो 3/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और R बटे P कितना हो जाएगा, R है 6, P है 5, ये हो जाएगा मेरा 6/5। अब देखो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को मुझे खत्म करना है, तो मैं नीचे वाली तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लूंगा और उस एलसीएम से मैं सभी में गुणा कर दूंगा। तो देखो नीचे वाली तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो मैं 30 से सभी में गुणा कर दूंगा ताकि मेरी फ्रैक्शन वैल्यू खत्म हो जाए, क्योंकि रेशो है इसलिए सभी में करनी पड़ेगी। ये है मेरा 1/2 गुणा 30 अनुपात 6/5 गुणा 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये जाएगा 10 बार, 10 पंजे 50 अनुपात, ये जाएगा 15 बार, तो ये हो जाएगा 15 अनुपात, ये जाएगा 6 बार, 6 छिंग 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 50/15/36, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एवरेज। देखो सेम ही क्वेश्चन इस टाइप का पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था और इस बार भी आ गया ये। क्या कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलो से बढ़ जाता है। यानी 24 छात्रों का ग्रुप है कोई, उसमें एक अध्यापक शामिल हो गया तो वजन 2 किलो और बढ़ गया। यदि 24 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 30 किलो है, तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे उन 24 छात्रों का औसत गिवन है 30 गिवन है औसत, और टोटल छात्र कितने हैं 24। तो मैं उनका सम निकाल सकता हूँ। सम कितना आ जाएगा उनका, 30 गुणा 24। मुझे ये नहीं पता कि उनका मान 24 बच्चे हैं, 24 छात्र हैं, तो 24 छात्रों में मुझे अलग अलग किसी का वजन नहीं पता कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है। मुझे ये पता है कि उन 24 छात्रों का औसत 30 है, गिवन क्वेश्चन में है, तो मैं उनका सम निकाल सकता हूँ। अगर मैं उन सब का वेट ऐड कर दूँ तो वो मेरा आ जाएगा 30 गुणा 24, 24 तिया 72, उनका सम आ जाएगा 720 24 छात्रों के वजन का। अब देखो क्या कह रहा है कि एक टीचर और शामिल हो गया, तो अब हो गए कितने, ये सेकंड कंडीशन है। अब हमारे बंदे हो गए 24 छात्र और एक टीचर 25, 24 + 1, तो ये हो गए बंदे 25, और औसत बढ़ गया 2 किलो, यानी पहले कितना था 30, अब हो गया 32। तो अब इसका सम कितना आ जाएगा, 25 गुणा 32, तो 25 दूनी 50, हासिल लगी 5, 25 तिया 75 और 5 80। अब आ गया सम 800 टीचर के शामिल होने पर उनके वेट का, पहले था सम 720। तो देखो कितने का अंतर आ गया, 80 सम बढ़ गया, 80 बढ़ गया ना ये। तो 80 ये किसके कारण बढ़ा है, जो टीचर एक शामिल हुआ है, और हमसे यही पूछा है कि उस अध्यापक का वजन क्या है, तो उसका वजन हो जाएगा 80 kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया है आपको 8, दो संख्याओं का, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है उनका 8, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, यानी LCM नहीं हो सकता, ये पूछा है आपसे। तो देखो LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल है तो इसका मतलब 8 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 24 भी हमारा मल्टीपल है, 48 भी है, 72 भी है, लेकिन 68 हमारा 8 का मल्टीपल नहीं है, 68 हमारा 8 का गुणज नहीं है, और मेरे से यही पूछा है कि कौन सा एलसीएम नहीं होगा, तो यही नहीं होगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल आप बेसिक नॉलेज से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चीनी के 12 बैग 1200 प्रति बैग की दर से, 8 बैग 1500 प्रति बैग की दर से, 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदे। सब बैगों का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखो एवरेज हम सभी जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, आप उसे वहां से नोट कर सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, देखो 12 बैग 8 और 10, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 30। मेरे पास टोटल चीज़ है 30 बैग है। अब 12 बैग खरीदे उसने 1200 के, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई उसकी 12000। 12 गुणा 12 से करोगे तो ये आएगा 144,000। 144,000 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस
8 बैग 1500 प्रति बैग किधर से खरीदे हैं, तो 8 बैग की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसको, 15 अट्ठे 120, तो 120 और डबल जीरो प्लस 10 बैग उसने 2100 प्रति बैग किधर से खरीदे हैं, तो 10 बैग उसके कितने आ गए 21,000 के। तो ये हमने टोटल ऊपर कॉस्ट निकाल ली, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 0 0 और फिर आ जाएगा तीसरी संख्या 4, फिर 2 और 1 3 और 4 7 और ये आ जाएगा 4 बटे 30। सॉल्व कर लो इसको सिंपल, ये 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 अठे 24 0। तो टोटल एवरेज कितना आ गया सब बैगों का औसत मूल्य 1580। अब 1580 है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देना, आपको कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिक कैलकुलेशन है, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट 26% है तो मेज पर कितनी छूट दी गई होगी। परसेंटेज में रिजल्ट पूछ रहा है आपसे। देखो अंकित मूल्य, मार्क प्राइस का आपको रेशो दिया है कितना, 2:3। ये हो गई मेरी कुर्सी चेयर, ये हो गई टेबल मेज, इन दोनों का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दिया है MRP। तो देखो 2 और 3 का अनुपात में है, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये 20 है ये 30 है, अनुपात अब भी मेरा सेम ही रहेगा 2:3। ये 20-30 में इसलिए मान रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो कह रहा है फिर दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, तो इस पर अगर 20% की छूट देगा, 20 का 20%, 20 का 1/5 हो जाएगा 4, यानी 4 का डिस्काउंट दिया तो चीज़ अब कितने की हो गई 16 की। भाई 20 का 20% 4 होता है ना, 4 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ हो गई 16 की अब। और ऐसे ही टेबल पर उसने कुछ डिस्काउंट दिया, वो हमसे पूछ रहा है, वो ये बताना है हमको। लेकिन आपको उसने क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन दे दी कि दोनों चीज़ों पर जो सम्मिलित छूट है यानी टोटल जो डिस्काउंट दे दिया वो दे दिया आपको 26% का। तो अब देखो आप यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो अगर मैं दोनों चीज़ों की बात करूँ तो दोनों चीज़ों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी, 20 और 30 50। ये दोनों चीज़ों की कॉस्ट हो गई 50, यानी दोनों चीज़ों का मार्क प्राइस हो गया 50, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि वो दोनों पर उसने 26% की छूट दे दी, तो अगर मैं 50 का 26% निकालता हूँ, 50 का 26% निकाल लेता हूँ मैं, ये आ गया 13, यानी कि उसने चीज़ उसकी 50 मार्क प्राइस थी, 26% की छूट दे दी, 26% हो गया 13, हमने निकाल दिया नीचे। तो 13 की छूट दी तो अब चीज़ उसने कितने की बेची 37 की, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो 50 की चीज़ उसने मार्क थी, उसने 26% का डिस्काउंट देकर 37 में बेच दी। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, 26% की सम्मिलित छूट दी है। अब देखो आप, ये टोटल आ रहा है 37, तो 37 में हमें 16 तो पता है, तो 16 में क्या जोड़ेगी 37 आ जाए, जाहिर सी बात है 21 जोड़ना पड़ेगा, जब भी तो हमारा 37 बैठेगा, क्योंकि जैसे ऊपर आपका 20 + 30 50 था, ऐसे ही नीचे 16 + 21 37 आएगा ये दोनों की कॉस्ट। तो अब आप देखो सॉरी मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। अब देखो आप 30 से 21 आ रहा है, इसका मतलब उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया 9 का। तो 9 का डिस्काउंट दिया है उसने किस पर, मार्क प्राइस पर, यानी 30 पर। परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना % डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। इसको सॉल्व कर लो अब आसानी से, 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 धाम 30%, यानी कि उसने जो टेबल पर मेज पर जो डिस्काउंट दिया वो दिया था 30% का। 30% हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आपको सवाल को कर लेना था, इसको आसान सा सवाल है डिस्काउंट का। आगे बढ़ते हैं हम। आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए रेशो का क्वेश्चन है ये भी, A/B दिया है आपको इतना, B/C दिया है इतना, A की वैल्यू दी 110, C का मान पूछ रहा है। तो देखो पहले हम रेशो सेम कर लेते हैं ABC के। A/B कितना गिवन है 5/8, B/C कितना गिवन है 11/13। तो देखो यहाँ से रेशो सेम कर लेंगे, आप सभी जानते हो 8 इधर आ जाएगा
11 मेरा इधर आ जाएगा रेशो सेम करने के लिए। ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 104। अब आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू 110 गिवन है, यानी 55 बराबर दिया है आपको 110 के। तो 55 से 110 कैसे जा रहा है, गुणा 2, ये गुणा है, इसका मतलब 104 में भी आपको गुणा 2 करना पड़ेगा। तो 104 दूनी ये हो जाएगा 208। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 सालों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, इंजीनियरों की संख्या कितने वर्षों में अपनी प्रारंभिक संख्या का 1024 गुना हो जाएगा। तो देखिए 2 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, स्वयं की 2 गुनी। तो 2 साल में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, मैं मान लेता हूँ 2 की पावर 1। अब अगर मैं यहाँ से ले लूँ 2 की पावर 10, ये होता मेरा 1024। तो 2 की पावर 10 1024 हो गया ये। भाई ऊपर वाली चीज का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, स्वयं का 2 गुना। 2 गुना होने में लग रहा है उसको टाइम 2 साल का, ये टाइम है, ऊपर पावर में टाइम है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 10 यानी 1024 होने में कितना समय लगेगा उसको। तो 2 की पावर 1 होने में लग रहा है 2 वर्ष का, 2 की पावर 10 होने में लगेगा 10 गुणा 2, क्योंकि ऊपर 2 था मेरा, 1 बराबर 2 के है, तो 10 बराबर 10 गुणा 2, तो कितना समय लगेगा, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये एक तरह से आप समझो तो ये हमारा वो वाला सवाल हो गया जो हम CISI में करते हैं समय निकालने के लिए, उस टाइप का सवाल हो गया ये आपका। अगला सवाल, सवाल नंबर ये हो जाएगा हमारा 9वां। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों, ये S1 S2 ये आपको 7 तरह की मिठाई दी है, इनमें उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो आपकी मिठाई में चीनी की मात्रा है उसको मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शा दिया गया है। तो अगर मान लो मिठाई का वजन है 100 तो उसमें 22% चीनी है, ये सब आपको ऊपर दे दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, मिठाई S5 तथा S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। तो देखो S5 ये रहा, S3 ये रहा, इनका आपको इक्विवेलेंट वेट संयुक्त वजन दे दिया 300 kg। आपसे पूछ रहा है इन 2 मिठाइयों में मिलाकर इस्तेमाल की गई चीनी की कुल मात्रा कितनी है। तो देखो मिठाई का वजन दे दिया 300 किलो, चीनी की कुल मात्रा 16% इसमें है, 22% इसमें है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 38%। तो अगर मैं 300 किलो का 38% निकालूं तो ये मेरा 100 से कुछ ज़्यादा आएगा, जो ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां सिंपल आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दूंगा, बोर्ड मास रूल आप सभी जानते हो, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ। ब्रैकेट एक ही है तो ऑफ का मतलब होता है का, तो 5/2 का 5, ये हो जाएगा 25/2। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाई 4, फिर क्या है माइनस 2 का 1/7, यानी ये हो जाएगा 2/7 और डिवाइडेड बाई 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 25/2 डिवाइड 4, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, वो हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी ऐसे, माइनस 2/7 गुणा 7/1। तो देखो यहाँ तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा ये 25/8 माइनस के 2। इसको सॉल्व कर लो, अब 8 दूनी 16, 25 में से 16 गए आपके, ये बचेगा 9, नीचे है 8, 9/8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, यदि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटों में तय करता है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, तो रोहित की गति, स्पीड पूछ रहा है। फॉर्मूला आप सभी जानते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1188, टाइम है 22 घंटे। सॉल्व कर लो, 11 से चले जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 0, 11 अट्ठा 88, ये 2 से जाएगा 54 बार। तो ये आ गई मेरी स्पीड
54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन देखो सारे मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्पीड। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दो बंदे हैं पी प्लस क्यू, ये मिलकर 105 दिनों में पूरा करेंगे किसी कार्य को। क्यू तथा आर मिलकर उसी कार्य को 90 दिन में, क्यू प्लस आर मिलकर करेंगे 90 दिन में, और पी प्लस आर मिलकर करेंगे 126 दिन में। ये पी प्लस आर है, ये मिलकर करेंगे 126 दिन में। तो पी क्यू तथा आर मिलकर वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो मुझे सबसे पहले चाहिए टोटल काम। टोटल काम कितना था, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा, इन तीनों का एलसीएम। मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरा टोटल वर्क। तो देखो अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 126 गुणा 5 कर लो आप, 100 पंजे 500, 20 पंजे 100, 600, और 6 पंजे 30। एलसीएम आ जाएगा मेरा 630। तो देखो ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा मेरा 6 बार, 100 छिंग 600, 5 छिंग 30, और ये जाएगा मेरा 5 बार। इसका मतलब ये है कि P प्लस क्यू 105 दिन में काम कर रहे हैं। 105 दिन में 630 काम, तो एक दिन में कितना काम, 6। उनके एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लिया हमने, एक दिन की कार्य क्षमता। अब देखो आप P प्लस क्यू प्लस आर, ये दो दो बार है, तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P प्लस आर, इन सब की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 18। अब देखो सारे मेरे दो दो हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 18। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर, इनकी कार्य क्षमता निकल कर आ गई 9, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है मेरा, 630। एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 630 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है मेरे से। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 70, और 70 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा सवाल है। ये भी मेरा टाइम एंड वर्क का। ए अकेला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी समान कार्य को 21 दिन में। दो बंदे हैं ए और बी, ए करता है 14 दिन में, बी करता है 21 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लूँगा। टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ, टोटल वर्क है 42। तो ये एक दिन में करेगा 2 काम, ये करेगा ए एक दिन में 3 काम। आगे कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु एक कार्य शुरू होने के 4 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 4 दिन तो 7 काम किया, तो एक दिन में कर रहे हैं 3 और 2 5 काम। 4 दिन में कितना करेंगे, 5 गुणा 4, यानी उन्होंने 20 काम कर लिया। तो शेष अब कितना बचा भाई, 20 काम तो उन्होंने कर दिया, फिर ए ने छोड़ दिया, अब शेष काम बचा 22। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम बचा 22, 42 में से 20 गए 22, और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 22 काम को पूरा करेगा वो 22/2, यानी कि 11 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। ये भी मेरा आसान सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 14। यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो व्यास का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर को 15% बढ़ा दिया जाता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 का 15% क्या है, 3 है। इसका मतलब पहले डायमीटर थी 20, अब डायमीटर, ये है डायमीटर ओल्ड, ये है डायमीटर न्यू, अब हो गई 23। 15% बढ़ा दिया ना, देखो 20 से 23 होगी, 3 बढ़ा दिया, इसका मतलब 15% बढ़ा दिया। इस चीज़ का मतलब मेरा यही है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो एरिया निकाल लूँगा पहले ओल्ड डायमीटर के हिसाब से। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। देखो परसेंटेज में रिजल्ट पूछ रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसको पाई रहने दो। डी कितना है यहाँ पर 20/2, तो ये हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। तो ये आ गया मेरा ओल्ड एरिया 100 पाई। न्यू एरिया कितना आएगा,
इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, पाई इंटू dy/2 का होल स्क्वायर। ये पाई सेम रखूँगा, डी कितना है 23, 23/2, 23 का वर्ग होता है 529, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये आ गया 529/4 पाई। इसको सॉल्व कर लो पॉइंट में, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4.25, ये आ जाएगा सॉल्व करके। तो देखो ओल्ड एरिया कितना था मेरा 100 पाई, नया एरिया कितना आ गया 132.25 पाई। आप देखो यहाँ से चेंज कितने का आ रहा है, पहले एरिया इतना था अब इतना हो गया, कितने का चेंज आ गया भाई, प्लस के 32.25 का चेंज आ गया, प्लस के 32.25 पाई का चेंज आ गया। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 32.25 की वृद्धि हुई, 32.25 की वृद्धि हुई किस पर 100 पर, परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100, 100 से 100 कट गया 32.25, यही आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन है ये भी, सारे ही क्वेश्चन देखो आसान है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है ट्रिकी जो आपसे कुछ घुमा के पूछ लिया हो, सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है बेसिक जो होते। 15वां क्वेश्चन, नीचे दिया गया रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पाद P1, P2, P3, P4, P5 को पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, यानी ये प्रॉफिट परसेंटेज दर्शा रहा है आपको, यहाँ पर लिख भी रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। उत्पाद P5 का व्यय 46,000 है, व्यय का मतलब होता है भाई हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, व्यय का मतलब होता है खर्चा एक्सपेंडिचर। तो आपसे पूछ रहा है उत्पाद P5 का राजस्व क्या है, राजस्व होता है हमारा कुल कमाई, रिवेन्यू, यानी कि अगर मैं आपको इसको देसी भाषा में बताऊं तो राजस्व हो जाता है हमारा कोई भी चीज हम खर्च कर रहे हैं और उस पर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, फिर उन दोनों का सम, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, ये हो जाता है हमारा राजस्व। तो देखो आपको खर्चा दिया है 46,000 P5 का, अब देखो आप ऊपर आपको लाभ परसेंटेज दिया है, तो लाभ मेरा किस पर हुआ होगा, किसी खर्चे पर ही तो हुआ होगा। तो मैंने मान लिया खर्चा है मेरा 100 हर किसी में, तो P5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, P5 का खर्चा है 100, हमने मान लिया 100 है खर्चा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 46,000, तो 100 बराबर हो गया 46,000 के, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46,000/100। मेरे से पूछ रहा है उत्पाद P5 का राजस्व, यानी टोटल खर्चा उसने कितना किया और उस पर कमाई कितनी हुई, तो ये कितनी हो जाएगी 8% प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 108, 100 + 8 108। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में 0, 8 × 48 और यूनिट डिजिट 8, उसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 496, और ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल, ये भी आसान सवाल है, देखो बोर्ड मास का पूछ लिया है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला। देखो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, 8/4 ये हो जाएगा 2, और 5 में से 2 गया 3, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 3। अब बड़े वाले को देख लेते हैं, देखो 6 + 3 ये हो जाएगा 9, और 9 - 1 ये हो जाएगा 8, यानी पूरे बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरे बड़ी ब्रैकेट की वैल्यू निकाल ली मैंने 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं मिश्रित भिन्न को, 4 × 7 = 28 और 1 29/4, तो मेरा सॉल्व करके आ गया 29/4 + 8। अब आगे इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 4 × 8 32, अब 32 और 29 ये हो जाएगा 61, तो ये आ जाएगा मेरा 61/4, ये आपका आंसर है, कौन सा ऑप्शन, डी। 17वां सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः इतना तथा इतना है। देखो पहले क्या है विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी गिवन है आपको, सीपी कितना है 2150, एसपी है 1333। आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ से क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि चीज़ उसने ज़्यादा की खरीदी और कम की बेची, इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है। तो पहले लॉस निकाल लो, लॉस कितना है, 2150 में से आप 1333 घटा दो, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये 7, तो उसे लॉस हुआ है 717 का। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 1333 और 17, 700,
ये हो जाएगा 2000 और 2050, ठीक है। तो देखो 717 का लॉस हो रहा है उसे, किस पर, सीपी पर होता है हमेशा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकालते हैं। 717 का लॉस 2150 पर, परसेंटेज पूछ रहा है गुणा 100। सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ये 5 से चले जाएगा। अब 43 से 717, ये कितनी बार जाएगा मेरा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 43 एकम 43, फिर 43 निम्मा 19 बार चल जाएगा ये, और 19 दूनी 38, यानी लॉस परसेंटेज जो आया मेरा वो आया 38%। 18वां क्वेश्चन, रोहन ने 275 मेज की दर से मेज खरीदी। यदि वह 16 मेज 5060 की बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो रोहन ने 275 प्रति मेज की दर से मेज खरीदी है। उसने खरीदी कितनी है, 16, क्योंकि 16 ही बेच रहा है वो। तो पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल सीपी, यानी टोटल उसने खर्चा कितना किया। तो 16 मेज ली उसने 275 रुपये की प्रति मेज, तो ये उसकी टोटल कीमत कितनी आ गई, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 सत्ते 112, 8 120, हासिल लगी 12, 16 दूनी 32 और 12 44, यानी टोटल जो उसकी लागत आई मेज को खरीदने में वो आई 4400 रुपये। टोटल एसपी कितना गिवन है आपको, 5060, उसने वो सारी 5060 रुपये में बेच दी। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 5060 में से 4400 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 660, यानी कि उसे 660 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 660 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 4400, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये चले जाएगा 11 22 से चले जाएगा, 22 दूनी 44, 22 तीय 66 और 2 से 15 पार। तो आपका आंसर आ जाएगा 15%, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा आपका 15%। आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। एक आपको वर्ग गिवन है स्क्वायर, और एक वृत्त यानी सर्कल। तो देखो स्क्वायर का और सर्कल का, इन दोनों का पेरीमीटर हमारा इक्वल है। पेरीमीटर, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सर्कल का एरिया गिवन है आपको कितना, 1386, और सर्कल का एरिया आप सभी जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 1386। पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये चले जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 छम 66, फिर ये 2 से चले जाएगा एक बार और, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 63 गुणा 7। 63 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 9 और गुणा 7, ये आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 7, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21। तो देखो दोस्तों हमने रेडियस निकाल ली, कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कल का परिमाप आप सभी जानते हो, सर्कल का परिमाप का मतलब होता है इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो देखो अब मेरे पास हर चीज की वैल्यू है, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू निकाल ली मैंने 21, ये नीचे से आगे मैंने यहाँ पर कर दिया है ऊपर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 3 बार जाएगा, 22 तिया 66, 66 दूनी ये हो जाएगा 60 दूनी 120, 6 दूनी 12, 132। सर्कल का परिमाप आ गया मेरा 132। अब परिमाप दोनों का बराबर है, सर्कल का भी 132 है तो इसका मतलब स्क्वायर का भी 132 होगा। क्वेश्चन में गिवन है दोनों का परिमाप है बराबर। अब 132 आ गया, स्क्वायर का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, चारों साइड स्क्वायर में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब 132 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 132/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी मेरी सर्कल की जो मेरा स्क्वायर है वर्ग, उसकी हर साइड 33 है, 33 रही होगी, जब भी तो मेरा पेरीमीटर 132 आया है परिमाप, तो 33 आ गई मेरी हर साइड। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी 33 का स्क्वायर कर दो आप, तो 33 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 1089, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपको सवाल करना था। ये थोड़ा सा मतलब सवाल तो आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। पहले आपको एरिया गिवन है, एरिया से रेडियस निकाल लोगे, उस रेडियस से फिर आप सर्कल का परिमाप निकाल लोगे,
सर्कल का परिमाप स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, वहाँ से आपकी स्क्वायर की साइड निकल जाएगी और स्क्वायर की साइड आ जाएगी तो आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो फिर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने की बजाय संख्या को 2 से गुणा कर देता है। परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज रिजल्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप संख्या को कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो मैं मान लेता हूं कि वो जो संख्या थी वो थी 100। अब कह रहा है कि संख्या को 2 से विभाजित करने की बजाय इसको संख्या को करना था 2 से विभाजित, तो उत्तर आता मेरा कितना? 50। लेकिन वो ये काम करने के बजाय इस संख्या को 2 से गुणा कर देता है, तो अगर इसको गुणा करेगा तो उत्तर आएगा मेरा 200। तो आपसे पूछ रहा है कि परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो परिणामी संख्या क्या आ रही है मेरी? 200। सही संख्या क्या आनी थी? 50। तो 250 का कितना प्रतिशत है? संख्या परिणाम क्या आया? 200। सही संख्या क्या थी? 50। 250 का कितना प्रतिशत है? तो गुणा 100। 50 दूनी 100, 200 दूनी 400, तो आपका उत्तर आ जाएगा 400%। सवाल नंबर 21। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में ये डाटा दे दिया, इतने विकेट लिए हैं। दिए गए डाटा का माध्यक क्या है? आपसे माध्यक पूछ रहा है। माध्यक का मतलब होता है भाई मीडियन। अब देखो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने का तरीका ये है कि आप वैल्यू जितनी भी गिवन है आपको डाटा, जैसे इसमें ये डाटा गिवन है तो इसको छोटे से बड़ा लिख लो आप। तो देखो छोटा क्या है? सबसे 0, और जितनी बार है उतनी बार लिखना है आपको। इसको मतलब अरेंज कर लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो 0 है 3 बार, तो देखो 3 0, 1 2 3। उसके बाद 1 है मेरा 2 बार, 1 2। उसके बाद 2, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद 3, 1 2 बार, 3 2 बार है, 4 मेरा 1 बार है और 5 मेरा 2 बार है। तो 3 4 और 5। अब देखो आंकड़े मेरे सारे 15 हो गए। 15 मैच है ना, 3 और 2 5, 4 9, 2 11, 12 13 14 15, 5 मेरा 3 बार है। तो अब मीडियन पूछ रहा है आपसे, तो मीडियन हमेशा आप निकालने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप जो भी डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। उसके सजाने के बाद डाटा कितना गिवन है आपको? 15 मैचों का। तो जो आपकी बीच वाली वैल्यू आएगी, 15 संख्याएं हैं उनके जो बीच वाली जो संख्या, बीच में जो वैल्यू आएगी वही आपका मीडियन होगा। तो देखो बीच में मेरी क्या आएगी? 15 है तो इसका मतलब 7 मेरी इधर रहेंगी लेफ्ट हैंड साइड पर। 3 और 2 5 और 2 7, 7 तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर हो गई, 7 मेरी राइट हैंड साइड पर होंगी। 2 2 4 और 3 7। तो जो बीच में बचेगी, बीच में क्या बच गया मेरा? मैं कलर चेंज करता हूँ। बीच में बच गया मेरा 2। तो जो बीच में बच जाता है वही संख्या होती है मेरी मीडियन, यानी कि माध्यक। और आपसे यही पूछ रहा है माध्यक क्या है, तो माध्यक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से आप मीन मीडियन मोड कोई से भी सवाल आ जाए तो उनको आप कर सकते हो। मीडियन का अगर सवाल आ गया तो आपको यही अप्रोच रखनी है पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22। ये देखो फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया, एक तीसरा क्वेश्चन है डीआई का। देखो चार्ट में ये वर्ष आपको गिवन है, व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है, यानी खर्च से कुल खर्चा कितना हो रहा है और राजस्व टोटल कितना है उसका अनुपात दिखाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है। अब देखो अगर आपको लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका टोटल जो मुख्य डाटा है, यानी मुख्य जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए। वो तो इसमें दी नहीं गई इस सवाल में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पर। 9800 की एक राशि 6 सालों में 4704 का साधारण ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी?
तो देखो 6 साल में दे रही है 4704 ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, हर साल सेम मिलेगा आपको। तो अगर मैं वार्षिक ब्याज निकाल लूँ, पहले मैं वार्षिक ब्याज निकाल लेता हूँ। तो 4704 ब्याज मिल रहा है मुझे 6 सालों में। तो 1 साल में कितना मिलेगा बटे 6। इसको काट लेते हैं। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24। तो ये आ गया मेरा सालाना ब्याज, यानी उसे पर ईयर 784 रुपये का ब्याज मिला है। अब आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो 784 का ब्याज मिल रहा है किस पर, 9800 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये देखो 98 से डायरेक्ट चले जाएगा 8 बार, 98 8 784। तो आपका आंसर आ जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 24। यदि ए बी बराबर 7:8 है तथा बी अनुपात सी 7:9 है। ये देखो यहाँ तो अनुपात मेरे को सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे सेम ही दे दिया। ए बी कितना है 7 8, नहीं अलग अलग है। और बी सी कितना है 7 9, बी सी है 7 9। तो ए बी सी का अनुपात बताना है आपको। सिंपल, अनुपात को सेम कर लो, इसको 8 बना दो, इस 7 को यहाँ भेज दो। तो 7 7 49। अब देखो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 49 देखो आप केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको 56 और 72 मिलेगा। तो ये आपका टाइम बचाने का तरीका है। 49 पहले आ गए तो 49 आपका देखा एक ही ऑप्शन में, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर 25वां, लास्ट क्वेश्चन है भाई इस सेट का। 25 सवाल है हमारे। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो 1/5। इसका मतलब क्या है, 5 का 20% कितना है 1। यानी पहले वर्ग की भुजा थी 5, अब हो गई 6। तो अगर वर्ग की भुजा 5 थी तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, परिमाप चारों साइड का 20। अब वर्ग की भुजा बढ़ा दी 20%, 6 कर दी, तो अब पेरीमीटर भी चेंज होगा। 6 चौक ये हो जाएगा 24। तो देखो पेरीमीटर में कितना चेंज आ गया, 4 का। आपसे पूछ रहा है परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 4 का चेंज आया किस पर, 20 पर। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, यानी कि परिमाप में उसके 20% चेंज आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे हमारे जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए एसएससी जीडी 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट के। तो आई होप कि सवाल आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अगर अच्छी नहीं लगी तो भाई डिसलाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे वीडियो में क्या चेंज करना चाहिए आगे के लिए, और क्या मुझे आगे ये पूरी सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही जो भी नए लोग जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।